next step is how to organize a qualitative data. As you know, there are basically two types of data, qualitative data and quantitative data. So for qualitative data, how to construct its organization, its some organized form, some tabular form, so that we can better understand the information in the data. तो कैसे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके लिए इस क्वालिटेटिव डाटा के लिए पहले बात करते हैं। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि इट्स ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ two columns, like first one is the distinct values of your data and second one is their corresponding frequencies or counts. दो कॉलम होंगे, एक कॉलम में आप वो डाटा में देखेंगे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस यानी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी आ रही हैं, उनको एक ऑर्डर में आप लिखें और उनके सामने हर वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार डाटा के अंदर आई है उसको दूसरे कॉलम में लिख दें। इस टेबुलर अरेंजमेंट को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वालिटेटिव डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटेटिव डाटा के लिए जो बनाई जाएगी दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। तो इसको एग्जांपल से आप बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इसके आप अगर आप बुक में डिटेल स्टडी करें तो इसके प्रोसीजरल डिटेल दी हुई है, इसके स्टेप्स भी दिए हुए हैं, ये कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसको अगर आप स्टडी ना भी करें तो भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने कोट की हुई है वहाँ पे PDF फाइल के अंदर, उसको आप देख सकते हैं और मैं इधर यहाँ पे बुक से एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। इसमें देखें एग्जांपल में इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कहता है कि प्रोफेसर वेज आस्क्ड हिज इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स students to state their political party affiliations as Democratic, Republican or other. The responses of 40 students in the class are given in this table. Determine a frequency distribution of these data. मतलब ये कि अब यहाँ से आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि डाटा कलेक्शन कैसे होती है। डाटा को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, वो क्या है। तो अब ये डाटा आएगा कहाँ से? What are the sources of data? How to collect दिस डाटा? तो ये एक वे है, ये एक सैम्पल सर्वे है, इसको कहते हैं सैम्पल सर्वे। प्रोफेसर वेज ने, जो कि इस बुक का ऑथर है, उसने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स से ये पूछा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसमें उसने कैटेगराइज किया कि आप ये बताएं कि अगर आप डेमोक्रेटिक से बिलोंग करते हैं तो आप डेमोक्रेटिक कहें, रिपब्लिकन से अगर आप रिपब्लिकन हैं तो आर के हैं, और अगर इन दो के अलावा किसी और से बिलोंग करते हैं तो अदर कह दें। तो जस्ट इसको हम समराइज फॉर्म में DRO कह लें। तो 40 स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने जो रिस्पांस दिए हैं वो इस टेबल में लिखे गए हैं। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। इट मीन्स कि जैसे एक रो वाइज जैसे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा कि वो डेमोक्रेटिक है यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है, सेकंड ने कहा कि वो रिपब्लिकन है, थर्ड ने कहा वो अदर्स यानी इन दो के अलावा किसी और से बिलोंग करता है। उसके बाद कंसेक्टिवली 5 स्टूडेंट्स ने कहा कि वो रिपब्लिकन है एंड सो ऑन। तो इस तरह 40 स्टूडेंट्स ने जो रिस्पांस दिया है DRO की फॉर्म में, तो वो इस टेबल में लिख दिया गया है। ये बेसिकली है कि हमने रॉ डाटा कैसे कलेक्ट किया है। अब इसमें जो ये एक सैम्पल कलेक्ट किया है जिसका साइज़ है 40, सैम्पल साइज इज़ 40। तो ये एक सैम्पल डाटा हमने कलेक्ट किया है विच द वे इज़ कॉल्ड ए सैम्पल सर्वे। सिंपली जो है वो हमने एक क्वेश्चन किया है, उसके रिस्पांस हमें मिल गए। अब ये एक रॉ डाटा है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ ए क्वालिटेटिव डाटा। ये क्वालिटेटिव डाटा है। ईच ऑब्जर्वेशन, ईच वैल्यू ऑफ दिस डाटा शो सम क्वालिटी of a variable. Here the variable of interest is political party affiliations. ये आपका variable है। Political party affiliation is a variable and these observations
the set of these observations is called data. Because this variable is a qualitative variable, so these data are called qualitative data. तो अब इस डाटा पे अगर हम बात करें तो अब ये डाटा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सम पार्टी. कैसे कहेंगे कि क्या क्या आइडिया होगा, ये पूछने के बाद हमें क्या आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं. तो ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं, रैंडमली किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है. तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल है कि इस डाटा को ऑर्गेनाइज करें और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करें. तो ये हमने इस एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और फिर ये देखना है कि इस डाटा से हमें इंफॉर्मेशन कितनी बेटर मिलेगी पहले की निस्बत, यानी इस रॉ डाटा की निस्बत हमें क्या ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. तो इसके लिए हम उस स्टेप्स को फॉलो करते हैं. जस्ट आप मेरी वॉइस से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टेप्स इसके लिए क्या होने चाहिए. सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस रॉ डाटा में देखें कि डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी आई हैं. अब इस वक्त डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस जैसा कि स्टेटमेंट में भी डिफाइन किया गया है कि एक डेमोक्रेटिक डी है या फिर रिपब्लिकन आर है या अदर ओ है. इट मीन्स कि इन 40 ऑब्जर्वेशंस में से जो डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं वो सिर्फ 3 हैं, डी आर ओ. इसी में बाकी सारी रिपीट हो रही हैं. तो इनको आप एक फर्स्ट कॉलम में लिख लें, डी डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, अदर. ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस आ गई. ये फर्स्ट कॉलम बना लें. दिस कॉलम इज कॉल्ड द कॉलम ऑफ वैल्यूज़. ये डाटा की वैल्यूज़ का कॉलम है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का. अब हमने सेकंड कॉलम बनाना है टैली बार्स. टैली बार्स वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है बनाना, ये सिर्फ इस वजह से है कि आपके पास अगर रॉ डाटा उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें से हर ऑब्जर्वेशन को काउंट करने में टाइम कंज्यूम हो सकता है. तो उसको आप डायरेक्टली एक साइड से अगर आप स्टार्ट लें तो टैली के ज़रिए आप उसको वहाँ पे ये मार्क करते जाएंगे और उस आखिर में इनको काउंट करके आप फ्रीक्वेंसी बना लेंगे. जैसे यहाँ से अगर आप स्टार्ट लें तो फर्स्ट है डी. तो डी के सामने यानी डेमोक्रेटिक के सामने यहाँ पे 1 बार लगता है, ठीक है. उसके बाद आर है तो आर के सामने 1 बार लगेगा एंड सो ऑन. तो जब जहाँ पे ये 4 हो जाएंगे तो 5th से आप यूं क्रॉस कर लेंगे तो 5 बार्स का एक सेट बन जाएगा. तो फिर नेक्स्ट अगर कोई ऑब्जर्वेशन आएगी तो वो जहाँ पे भी आएगी उसकी सूटेबल प्लेस उसके सामने आप 1 बार लगा देंगे और आखिर में आप इन बार्स को काउंट करके, जैसे ये 5 + 5 10 और ये 3 13, यूं भी कर सकते हैं. और या फिर आप इस टैली बार्स के कॉलम को आप ओमिट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है. अगर आप डायरेक्टली अगर इनको काउंट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हैं. जैसे ये डेमोक्रेटिक है तो आप यहाँ से काउंट करें कि डी कितनी बार आया है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13. तो डी जो है ये 13 टाइम्स आया है. इसी तरह से आप काउंट कर सकते हैं. रिपब्लिकन जो है ये 18 टाइम्स आया है. अदर जो है 9 टाइम्स आया है इस डाटा के अंदर. तो इनको अगर आप टोटल करेंगे तो ये 40 आएगा. ये 40 आना चाहिए क्योंकि ये 40 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इनका सम, इस फ्रीक्वेंसी का सम 40 आना चाहिए. दिस टेबुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कि एक फर्स्ट कॉलम में ऑब्जर्वेशंस हमने लिखी हैं और सेकंड कॉलम में हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं कि ये डेमोक्रेटिक डाटा के अंदर कितनी बार आया है और रिपब्लिकन कितनी बार आया है, 18 टाइम्स, अदर 9 टाइम्स. अब हम बात करते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए रॉ डाटा से हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि ओवरऑल क्या कहेंगे कि स्टूडेंट्स किस पार्टी से बिलोंग करते हैं. जैसे ये कहें कि ज़्यादा किससे बिलोंग करते हैं, कम किससे बिलोंग करते हैं, और जो ज़्यादा बिलोंग करते हैं वो कितना ज़्यादा बिलोंग करते हैं, उनकी रिलेटिव टू अदर्स वो कितना ज़्यादा बिलोंग करते हैं.
तो ये सारी बातें हमें इससे नहीं पता चल रही। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये आइडिया देती है कि हम ये बता सकते हैं कि ये देखें 18 आउट ऑफ 40 ये स्टूडेंट्स रिपब्लिकन हैं, मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा अमंग 40 स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो हैं वो रिपब्लिकन हैं, और उसके बाद डेमोक्रेटिक हैं, और सबसे कम जो हैं इन दो के अलावा किसी और पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे हमने इसको ऑर्गेनाइज करके रॉ डाटा को, ये रॉ डाटा है, इसको ऑर्गेनाइज करके हमने ये देखा तो हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमें इससे आइडिया हो रहा है कि कितने स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सिमिलरली इसको हम इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहें तो उसके लिए है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल इज़ दैट कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं ये डिफाइन कर दूँ ये क्या है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इससे आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिंपली ये किया कि हर ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम्स डाटा में आ रही है, तो इसमें हमने ये देखा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ये देखना चाहते हैं कि हर ऑब्जर्वेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर ऑब्जर्वेशंस डाटा में कितनी बार आई है, तो इसमें कंपैरेटिव टू अदर्स उसका काउंट देखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी, तो इसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैलकुलेशन इसमें ये बताई गई है, आप इसमें भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेट्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम काउंट करें तो डेमोक्रेटिक हैं 13 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.325। तो ये इसकी डेमोक्रेट्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसको अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 100 करें तो ये परसेंटेज भी आ जाएगी, परसेंटेज में भी हम बना सकते हैं। तो अब इसके लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बनाएं तो जैसे में जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें ये उसी को रेफ़र किया गया है, प्रीवियस जो आपकी एग्जांपल है। सिंपली हमने उसमें ये करना है कि अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि वही जो डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उनकी कैलकुलेट करके लिखेंगे। वो कैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चाहे तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि हम परसेंटेज में हम उसको शो कर सकते हैं। जैसे ये 13 डिवाइड बाई 40 किया तो 0.325 आ गया। नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी थी, आपने देखा रिपब्लिकन की फ्रीक्वेंसी थी 18, इसको हमने 40 पे डिवाइड किया तो 0.45 आ गया। 9 को डिवाइड किया तो 0.221 आ गया। इसको जब आप सम करते हैं तो ये 1 आ गया, क्योंकि ये देखें ये नोमिनेटर्स में अगर आप सम करते हैं तो 40 आएगा, 40 बाई 40 1। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का काउंट सम जो है वो 1 के बराबर आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो टोटल सैंपल साइज के बराबर आना चाहिए, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 के बराबर आना चाहिए। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। इसमें देखें, अब हम ये कह सकते हैं कि 32.5% डेमोक्रेटिक हैं, 45% रिपब्लिकन हैं, और 22.5% इन दो पार्टीज़ के अलावा किसी और से बिलोंग करते हैं। अब कंपैरेटिव टू अदर्स देखें, परसेंटेज से हमें ये हुआ कि दूसरी जो कैटेगरीज हैं, दूसरे जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन हो गया कि 45% ऑलमोस्ट यानी 50 के क्लोज है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग टू रिपब्लिकन पार्टी। और इसके अलावा ये देखें अदर्स, ये ऑलमोस्ट 1/4 क्वार्टर, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू एनी अदर पार्टी अदर देन दिस डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। तो इससे हमें ये देखें, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से ये आइडिया नहीं हो रहा था कि अगर वो 18 स्टूडेंट बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन से तो इसका मतलब क्या है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हो गया कि अब एज कंपेयर टू अदर ऑल अदर स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 45% इससे बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा जो 55% हैं वो किसी और से बिलोंग करते हैं।
तो ये इसमें उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बेटर इन्फॉर्मेशन हमें मिली है. तो जस्ट समराइजिंग हाउ टू ऑर्गेनाइज raw data, we construct frequency distribution and relative frequency distribution. We see that this is a raw data, the data which is in the form in the same form as it was collected from the field. जैसे कलेक्ट किया गया, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा डी, दूसरे ने कहा आर, तो वही जैसे हमने लिख दिया. दिस इज कॉल्ड रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा. तो इस पर कोई काम फर्दर नहीं हुआ, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस नहीं हुआ. अब इस पर जो हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ किया, हमने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई. ये उस रॉ डाटा की निस्बत बेटर इन्फॉर्मेशन दे रही है. इससे फर्दर जब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई तो आपने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी बेटर इन्फॉर्मेशन दे रही है. थैंक्स.